हेलो बच्चों। हमने अब तक ये पढ़ा था पिछली क्लासेस में कि लैंडफॉर्म डायरेक्टली हमारे लाइफ को इम्पैक्ट करता है। इसी कंटेक्स्ट में हमने देखा था माउंटेन रीजन्स को। अब हम देखेंगे कि माउंटेन का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा होता है। अगर हम माउंटेन की बात करें, प्लेन्स की बात करें, डेजर्ट की बात करें, कोस्टल एरिया की बात करें, हर जगह के जो इन्वायरमेंट है वो टोटली डिफरेंट होगा। और वहाँ पे जो भी स्पीसीज होगी, जो भी आपके प्लांट्स और एनिमल्स होंगे, सब कुछ उसी हिसाब से डेवलप होते हैं, उसी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब माउंटेन के जो स्लोप्स हैं, जहां पर अगर हम माउंटेन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो उसके साइड हैं वो ऐसे ढलान में होंगे, स्टीप स्लोप होंगे। जो वो स्लोप्स हैं उनमें जो पौधे या कह लीजिए जो भी आपके इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट होता है उसको हम बेसिकली माउंटेन फॉरेस्ट कहते हैं। जो आपका स्टीप स्लोप है, इस स्लोप पे जो भी पेड़ वगैरह होंगे उनको हम माउंटेन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। इनकी जो यहाँ पर बेसिकली जो पेड़ होते हैं हिमालय के एरिया में, सिंपल लैंग्वेज में हम कहें तो जैसा एनवायरमेंट होता है उस हिसाब से वहाँ के प्लांट्स, वहाँ के एनिमल्स, वहाँ के हैबिटेशन, वहाँ के लोग, वहाँ की लिविंग स्टाइल, वहाँ का कल्चर, सब कुछ उस हिसाब से कन्वर्ट होने लगता है। तो अगर हम रेगिस्तान की बात करेंगे तो जहाँ पर बारिश कम होती है डिजर्ट एरिया में, वहाँ पर उसी तरह की पत्ती पाई जाती है। पेड़ों में उसी तरह के कटीले पेड़ पाए जाते हैं जो मॉइस्चर को होल्ड कर सकें, क्योंकि वहां पर पानी नहीं मिलता। ठीक उसी तरह जिन जगहों पर बर्फ गिरती है वहां पर अमूमन आप देखेंगे जो पत्ती है वो कोन के शेप की होती है। कोन ऐसे होता है, कोन को आप उल्टा कर लीजिए। उसका बेसिक रीजन है कि उसमें कोई भी जो ऊपर से जो भी पार्टिकल्स गिरेंगे या बर्फ गिरेगी वो उन पर टिक ना पाए। यहाँ पर पाइन्स, फर्स, स्प्रूस और देवदार जैसे पेड़ पाए जाते हैं। हिमालयन रीजन पे पाइन, फर, स्प्रूस और देवदार जैसे पेड़ों की बहुलता देखने को मिलती है। ये पेड़ लंबे होते हैं और कोन शेप्ड होते हैं। अब लंबे क्यों हैं? क्योंकि अगर ये छोटे होंगे और बर्फ पड़ेगी बड़ी आसानी से दब जाएंगे, तो ये इसीलिए लंबे होते हैं इन, और ऊपर से ये कोन शेप्ड में होते हैं। इनकी जो लीव्स है वो पॉइंटेड होती है। साथ ही यहाँ पर ग्रासेस, मॉसेस एंड लिचेन पाया जाता है। बेसिकली आप ऐसे कह सकते हैं जो लताएं आप देखते हैं या छोटे छोटे पेड़ जो पेड़ों के आसपास विकसित होते हैं, बड़े पेड़ों के आसपास छोटे छोटे पौधे भी विकसित होते हैं। अब यहाँ पर कालिदास की एक पोयम दी गई है जो कि लगभग 1500 साल पहले की है और इसका नाम है कुमार संभवा। बेसिकली ये हिमालय के बारे में बता रहे हैं कि हिमालय का जो एक्सपेंशन है वो इंडिया में नॉर्थ की तरफ, वेस्ट टू ईस्ट है, और यहाँ पर जो रिवर्स पाई जाती हैं उनकी वजह से यहाँ पर प्लेन का निर्माण होता है। मैदानी भाग का निर्माण इन्हीं की वजह से होता है। साथ ही जो हवाएं हैं उन्हें रोकने का काम एक तरह से हिमालय करता है और एक बैरियर के तौर पर एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है। अगेन यहाँ पर कुछ एनिमल्स की पिक्चर दी गई है जो कि उस टेम्परामेंट और उस क्लाइमेट के हिसाब से हैं। जैसे बर्ड है पेरेग्रिन फैल्कन, उसके राइट साइड में है हिमालयन ताहर, लेफ्ट साइड में नीचे है माउंटेन हेयर, बीच में है गोल्डन ईगल, राइट साइड में है कैनेडियन लिंक्स। इनके बारे में अगर आप गूगल करके डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको इजीली पता चलेगा कि कैसे ये उन क्लाइमेट में इजीली सरवाइव कर लेते हैं। याक है, बीच में आइबेक्स है,
राइट साइड ग्रे फॉक्स है, लेपर्ड है, ब्लैक बेयर है। इन सब के बारे में एटलीस्ट गूगल में चेक करिएगा, आपको एक आइडिया मिलेगा कि जो लिविंग है या जो बेसिकली लिविंग कह सकते हैं आप, ह्यूमन बीइंग्स कह सकते हैं, या जो भी आपके लाइफ है, जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ है जो डेवलप हुई है इस अर्थ पर, वो आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड है, कोऑर्डिनेटेड है और सब एक दूसरे के साथ प्रॉपर वे में वर्क कर रहे हैं। तो ये चीज आप जब पढ़ेंगे तो उसको थोड़ा मैकेनिज्म आपको समझने में मिलेगा। डीप फॉरेस्ट, फ्लोइंग रिवर्स, लेक्स, ग्रासलैंड्स एंड केव्स। स्वाभाविक सी बात है कि जो जानवर हैं, जैसे अक्सर लोग गलती करते हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं और जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, इसीलिए उनको क्लासिफाई किया गया है। कभी कभी वाइल्ड एनिमल्स वाइल्डली बिहेव नहीं करते, लेकिन वाइल्ड एनिमल्स का नेचर ही वाइल्ड है, इसीलिए उनको वाइल्ड में कैटेगराइज किया गया है। तो लोग कभी कभी ये गलती करते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं, कभी जू में जाते हैं या कहीं पे भी, या किसी आप फॉरेस्ट में हैं, तो हो सकता है सामने वाला एनिमल डायरेक्टली आप पे अटैक ना करे, बट बाय नेचर वो वैसा ही है। अगर आप डॉग्स की ही बात करेंगे तो डॉग्स में डिफरेंट ब्रीड्स है। एक अलार्मिंग डॉग्स है, वॉच डॉग्स है, और एक है जो थोड़ा आपको दिखेगा कि हमेशा वो अटेंटिव मैनर में रहते हैं, वो सिक्योरिटी फोर्सेस डॉग्स होते हैं। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। आप पोमेरेनियन से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो केवल आपको भौंकने से ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप जर्मन शेफर्ड जैसे एनिमल्स से ये होप कर रहे हैं कि आप उन्हें पेट करेंगे, वो आपके साथ खेलेंगे, तो जरूरी नहीं है वो आपको अटैक करेंगे। ठीक उसी तरह जब नेचर की बात होती है तो ये दो तरह के नेचर, एक नेचर आपका इन्वायरमेंट वाला, दूसरा नेचर बिहेवियर वाला। तो जब आप ये जिन भी चीजों को देखेंगे, सारे जो एनिमल्स हैं उनकी अपनी टेरिटरी डिवाइडेड होती है। इसीलिए दिया है कि डीप फॉरेस्ट, फ्लोइंग रिवर्स। डीप फॉरेस्ट से मतलब है कि कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स हैं जो पेरीफेरी एरिया में आना नहीं पसंद करते, वो बड़े जंगल में ही अपनी टेरिटरी को मार्क करके रहते हैं। अगर उस टेरिटरी में कोई भी जाएगा या इंटरफियर करेगा तो वो उसको फियर्सली अटैक करेंगे, वो चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमन हो या कुछ और हो। तो इसीलिए कुछ एनिमल्स हैं जो स्पेसिफिक डीप फॉरेस्ट में ही मिलते हैं। ठीक उसी तरह अगर आप समुद्र की बात कर रहे हैं, ओशन की बात कर रहे हैं, ओशन में भी लेयर्स हैं। लेयर में ये स्ट्रेटिफिकेशन है, ये फिक्सेशन है कि कौन कहां पर रहेगा। ऊपर वाले एरिया में कौन से आपके रहेंगे, नीचे वाले में कौन से एनिमल्स रहेंगे, कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनको जरूरत पड़ती है कि ऊपर आकर के कुछ समय के लिए सांस लेने की, तो वो भी फिक्स है कि वो कितनी देर में ऊपर नीचे जाएंगे, चाहे वो आपकी डॉल्फिन हो, वेल हो या आपके पेंगुइन्स हो। तो सबका अपना अपना एक एरिया और जोन डिवाइडेड होता है। यही नेचर की खूबसूरती है कि सब लोग एक साथ रहते हैं और को एग्जिस्टेंस की सिचुएशन है। फ्लोइंग रिवर्स से मतलब है जिनको पानी की जरूरत है, हमेशा झुंड के झुंड जंगलों से, चाहे वो हिरण हो, हाथी हो, कोई भी जानवर हो, वो रिवर्स तक आते हैं। इसीलिए रिवर एक सेंट्रल पॉइंट होता है जहां पर पानी पीने के लिए एनिमल्स रेगुलर आते हैं, और वहीं पर जो प्रेडेटर्स हैं, जो शिकार करने वाले एनिमल्स हैं, वो दूसरे का वेट करते हैं। ये सब कुछ एक साइक्लिक वे में चल रहा है। नेचर में हर चीज इंटरकनेक्टेड है, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो आपके प्लांट्स हो, हर एक चीज। कॉन्फ्लिक्ट केवल ह्यूमन में देखने को मिलता है। नेचर अपने अकॉर्डिंग रन कर रहा है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने वाला एकमात्र ह्यूमन है। टेरेस फार्मिंग इन नॉर्थ इंडिया। टेरेस फार्मिंग बेसिकली किया जाता है सॉइल को प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि जब पानी के साथ तेजी से अगर मिट्टी बह जाएगी
तो वो अपने साथ जितने भी फर्टाइल एस्पेक्ट ऑफ सॉइल है या जितनी भी उर्वरता है वो भी अपने साथ बहा कर ले जाएगी, मिट्टी में कटान हो जाएगा और वहां पर किसी तरह की पैदावार नहीं होगी। तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, टेरेस फार्मिंग करते हैं। टेरेस का मतलब है एक के बाद एक के बाद एक के बाद हम नीचे लगाते चले जाते हैं। लाइफ इन द माउंटेन्स, अभी तक हम देख रहे थे माउंटेन रीजन्स को हमने देखा, फिर माउंटेन एरिया में जो लिविंग बींग्स और एज वेल एज आपके कह सकते हैं कि जो इन्वायरमेंट है फ्लोरा एंड फौना दोनों को देखा। अब हम देख रहे हैं कि वहां पर लाइफ कैसी होती है। जब हम माउंटेन की बात कर रहे हैं तो यहाँ का जो टेरेन है वो बहुत ही रग्ड और रफ होता है, जिसका सिंपल सा मतलब है कि आप फोटोज अगर अलग अलग जगह की देखेंगे तो ये केवल पथरीला हिस्सा होता है। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत मुश्किल से हो पाता है, क्योंकि पहाड़ को काट कर रास्ता बना पाना या किसी भी तरह की परिस्थिति को निर्मित कर पाना काफी मुश्किल होता है। और यहाँ पे जो स्लोप हैं वो काफी स्टीप होते हैं, तो गाड़ी आप सीधे नहीं चढ़ा सकते, आप उसको गोलाई में ही चढ़ा सकते हैं, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। और वैलीज में ही केवल फार्मिंग हो सकती है। वैलीज का मतलब ये है कि जब आप पहाड़ ऐसे ऐसे देखते हैं तो जो हिस्सा ऊंचाई पे है वहां तो वैसे भी कुछ नहीं होगा, बर्फ है। जो हिस्सा ढलान में है वहां भी कुछ नहीं होगा। तो एक के बाद जब दूसरा पहाड़ उठता है तो दो के बीच में ऐसे करके वैली बनती है, तो उसके बीच में जो जगह मिलती है वहां पर लोग रह सकते हैं, वहां पर खेती की जाती है। और कई बार जब ढलान बहुत तीखी नहीं होती, हल्की सी ऐसे 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 मतलब सीधा ढलान ना होते हुए थोड़ा ऐसे फॉर्मेट में होता है, तो उसमें भी टेरेस फार्मिंग करने की कोशिश की जाती है या वहां पर बसने की कोशिश होती है। साथ ही ऐसी जगहों पर एग्रीकल्चर की बजाय कोशिश ये किया जाता है कि पशुपालन करें, एनिमल हस्बेंड्री, जानवरों को रखा जाए। उनकी वजह से जो दूध मिलेगा, जो मांस मिलेगा, जो ऊन मिलेगा, जो बाकी चीजें मिलेगी, उसकी वजह से जो इनकम होगी उससे अपने घर चलाने की कोशिश की जाती है। साथ ही साथ इन जगहों पर टूरिज्म भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जरूरी नहीं कि हर जगह इतना डेवलपमेंट हो कि वहां पर लोग बाहर से आए, लेकिन जो भी ऐसे स्पेसिफिक प्लेसेस हैं गवर्नमेंट उनको डेवलप करती है कि लोग वहां पर जाएं, थोड़ा समय स्पेंड करें। टूरिज्म वहां जाके आपको ऑब्वियस सी बात है ग्रीनरी और नेचर देखने को मिलेगा, जिससे कि आप थोड़ा बेटर फील करेंगे और इसके बदले आप वहां की इकोनॉमी को बूस्ट करने का काम करेंगे। क्योंकि जिस भी जगह पर आप जाएंगे, होटल में स्टे करेंगे, खाना खाएंगे, फैसिलिटीज अवेल करेंगे, तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो लोकल विलेजर्स हैं, उनको उनकी कुछ ना कुछ इनकम होगी। जब इनकम होगी तो फिर वो और चीजों को डेवलप करेंगे और वहां पर डिमांड बढ़ेगी। तो जैसे ही डिमांड बढ़ेगी वैसे ही अपने आप आपकी क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगी। खैर अभी उधर नहीं जाना है। इन अ सिंपल वे, जहां भी टूरिज्म बढ़ेगा वहां पर अपने आप आपकी इनकम बढ़ने लगती है। साथ ही जब टूरिस्ट स्पॉट बन जाता है तो लोग वहां पर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज करते हैं, इंटरटेनमेंट के लिए, नए एक्सपीरियंस के लिए, एडवेंचर के लिए और एड्रेनल रश के लिए। उसमें फिर माउंटेनियरिंग हो गई, पहाड़ पे चढ़ने का काम, आपका ट्रेकिंग हो गया, एक जगह से दूसरी जगह जाने, उसे आप कह सकते हैं कि उस प्रोसेस में लोग वहां की ग्रीनरी को एंजॉय करते हैं। पैराग्लाइडिंग, पहाड़ से ऊपर से कह सकते हैं पैराग्लाइडर होते हैं, उन ग्लाइडर के थ्रू इधर उधर हवा में पंछी की तरह उड़ने वाला काम भी लोग करते हैं। और अगर कहीं पर बर्फ है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर स्कीइंग भी की जा सकती है। स्केट बोर्ड पहनकर उसमें लोग स्लिप होने का काम करते हैं या ड्रिफ्ट करते हैं। हालांकि इन विजिटर्स के आने की वजह से
एक प्रॉब्लम और क्रिएट हुई है, वो ये है कि आसपास के इन्वायरमेंट को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचना शुरू हो गया है, क्योंकि जब लोग वहां पर जाएंगे, स्टे करेंगे, तो उस ड्यूरेशन में वो अपनी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करेंगे, और जब वो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं तो उस ड्यूरेशन में जिन भी चीजों को वो कंज्यूम करेंगे, उस कंजम्पशन की वजह से जो भी वेस्ट मटेरियल निकलेगा वो उस जगह को गंदा करेगा, और लोग अपने पैसे बचाने के लिए प्रॉपर किसी भी चीज को डंप नहीं करते हैं और उसको जो प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वहां का जो इन्वायरमेंट है वो खराब होता है, क्लाइमेट खराब होता है, वहां की जो लोकल लोग हैं उनको भी प्रॉब्लम्स देखने को क्रिएट होती है उनके लिए भी। यहाँ पर दो नाम दिए गए हैं, ये नाम आप हमेशा सुनेंगे कहीं ना कहीं, बछेंद्री पाल और अरुणिमा सिन्हा का। बछेंद्री पाल ने क्लाइंबिंग किया था माउंटेन्स अपनी यंग एज में, साथ ही उन्होंने बहुत सी महिलाओं को प्रेरित किया था कि वो पहाड़ चढ़ने का काम करें। लोग माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं रिकॉर्ड बनाने के लिए, तो वो पहली इंडियन विमेन थी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी। कब? 1984 में, जिनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। साथ ही उनको 2019 में ही पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया था माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए। उसके बाद एक नाम आता है अरुणिमा सिन्हा, जिन्होंने अपना पांव खो दिया था एक एक्सीडेंट में, तब वो 22 साल की उम्र की थी। और बछेंद्री पाल, जिनका नाम आप यहाँ पर देख रहे हैं, बछेंद्री पाल ने उनको इनकरेज किया, उनको प्रोत्साहित किया और उनको ट्रेनिंग दिया कि वो भले ही वो फिजिकली डिसेबिलिटी से जूझ रही हैं, उनकी लाइफ में पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम्स को बाईपास करके वो पहाड़ चढ़ सकती हैं। और उन्होंने 2013 में क्लाइंबिंग शुरू कर दी। 2013 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी और उसके बाद वो हर कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट पीक पे, जो हमने अभी पहले पढ़ा था, हर कॉन्टिनेंट के जो हाईएस्ट पीक है उस पर चढ़ना शुरू कर दिया और रिकॉर्ड बनाया, इंक्लूडिंग माउंट विंसन इन अंटार्कटिका। इनको 2015 में पद्मश्री अवार्ड मिला है। सोचने वाली बात है, अंटार्कटिका जैसी जगह में लोग जाना भी नहीं चाहते, या जाने का मतलब वहां पर सरवाइव कर पाने की कंडीशंस बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए लोग वहां नहीं रहते। वहां का जो हैबिटेशन है बहुत लिमिटेड है, और वहां पर जो भी लोग हैं, मतलब जो भी आपको लोग मिलेंगे वो सबके सब या तो साइंटिस्ट मिलेंगे, वो किसी ना किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे। नॉर्मली लोग वहां पर जाके नहीं बसते। उसका रीजन ये है कि टेम्परेचर इतना कम है, हवा जो विंड प्रेशर है वो इतना ज्यादा है कि आप वहां पर प्रॉपर सांस भी नहीं ले पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जाना और अपने खुद के साथ प्रॉब्लम होने के बावजूद अपनी प्रॉब्लम्स को साइड रखना और पहाड़ पे चढ़ना अपने आप में एक टिपिकल काम है। आप 100% फिट होते हुए भी वहां पर चढ़ने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन लेवल लो रहता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ये हमारे देश के कुछ वीर बेटियां हैं जो ऐसा काम करने में सक्षम हैं, और भविष्य में ऐसे और भी लोग होने चाहिए जो इस तरह का रिस्क लेने की क्षमता रखते हों। अगेन हम आगे देखेंगे, ये है कुछ कंडीशंस और कुछ सिचुएशन। हमने अभी तक माउंटेन एरिया के अकॉर्डिंग ये देख लिया कि वहां पर किस तरह की ग्रीनरी है, किस तरह की इन्वायरमेंट है, किस तरह के एनिमल्स देखने को मिलते हैं, किस तरह की लाइफस्टाइल है। उसके साथ ही जब आप माउंटेन रीजन्स में रहते हैं तो उसकी अपनी कुछ चुनौतियां भी होती हैं। उनमें से एक है फ्लैश फ्लड, अचानक से बादलों का फट जाना। वर्तमान में भी इस समय अगर आप क्लास कर रहे हैं तो इस समय भी आप देख रहे हैं कई जगह से बादल फटने की घटना सामने आ रही है।
अगेन राइट साइड है लैंड स्लाइड, अचानक से जमीन का धंस जाना। अब आप कहेंगे ये जमीन कैसे धंस गई? सिंपल सी बात है कि लगातार इरोजन, वेदरिंग, डिपोजिशन जैसी एक्टिविटीज चलती रहती हैं, मतलब मिट्टी थोड़े थोड़े दर से कटती रहती है। तो ऊपर का हिस्सा तो प्रॉपर बना हुआ है, लेकिन नीचे कटान जारी है और धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अचानक से वो मिट्टी धंस जाती है। उसी को आप लैंडस्लाइड कहते हैं। ये एक दिन में होने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये सालों तक चलती रहती है और फिर एक दिन अचानक से लैंडस्लाइड हो जाता है। तो फ्लैश फ्लड है, लैंडस्लाइड है। अगेन अनकंट्रोल्ड टूरिज्म, कभी कभी घूमने के नाम पे लोग अचानक से इकट्ठा हो जाते हैं, वहां पर भीड़ बढ़ जाती है, वहां रहने वाले जो होटल्स हैं वो सब फुल हो जाते हैं, और जब अचानक से भीड़ बढ़ेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां का टेम्परेचर भी राइज होगा। सिंपल वे में अगर आप खाली क्लास में बैठे हैं और आप ही की क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, इसको और अच्छे से समझना है तो आप समझ लीजिए कि गर्मी में जून में आप अगर नॉर्थ इंडिया में हैं तो जून के महीने में आप एक बस में ट्रेवल कर रहे हैं और उस बस में 50, 60, 70 लोग भरे हुए हैं, तो उसकी गर्मी कितनी ज़्यादा होगी। तो ठीक ऐसी सिचुएशन होती है, टेम्परेचर भी राइज करता है, तो वहाँ का जो ग्लेशियर है वो पिघलता है। ज़्यादा मात्रा में लोग जाते हैं, वहाँ गंदगी फैलाते हैं। लोग ज़्यादा हो जाने पे वहाँ पर लोगों को जगहें नहीं मिलती तो दिक्कत होती है। अब अगर लैंडस्लाइड हो गया और रास्ते में लोग फंसे हुए हैं और उसकी वजह से कई बार कई कई किलोमीटर तक का जाम लग जाता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी होती है। कहाँ पर? जो हिमालयन रेंज है वहां पर। उसके बाद हम आते हैं एवलांच पे। एवलांच का मतलब है बर्फ का बहुत बड़ा हिस्सा अचानक से ऊपर से फिसलना शुरू करे या टूट के गिर जाए और नीचे की तरफ जाना शुरू कर दे। सिंपल लैंग्वेज में, जब पहाड़, आपका ये पहाड़ है, यहाँ पर हलचल हुई, उसके ऊपर बर्फ है, तो वो जो बर्फ का हिस्सा है वो नीचे को गिरेगा और उसी को हम एवलांच कहते हैं। उसके बाद है हैवी स्नोफॉल। जैसे कभी कभी यहाँ पर बारिश ज्यादा होती है, ठीक उसी तरह अगर लगातार 3, 4, 5, 6 दिन तक बारिश वहां पर बर्फ गिरना शुरू हो जाए माउंटेन एरिया में, तो वहां पे जो भी ट्रांसपोर्टेशन है, आवागमन है, वो बंद हो जाएगा। आपके पास जो भी राशन खाद्य सामग्री है वो कम पड़ने लगेगी। जब कम होगी तो चीजें आसपास महंगी होने लग जाएंगी। तो आप अगर एक जगह पर कैद हो गए तो बहुत मुश्किल है कि आप वहां पर अपने लिए डेली रूटीन को मैनेज कर पाएंगे। कोल्ड वेदर, अगेन कोल्ड वेदर तो है ही है, क्योंकि आप माउंटेन रीजन्स में हैं, तो ये तो प्रॉब्लम क्या, वहां का टेम्परेचर ही वैसा है। साथ ही बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज हैं जो पहाड़ी इलाके को पवित्र मानते हैं, या हम ऐसे कहें हमेशा से ऐसे लोग रहे हैं। या हम हिंदू धर्म की अगर बात करें तो भारत में लोगों ने हर चीज की पूजा की है। लोग पेड़ों की पूजा करते हैं, लोग सूरज की पूजा करते हैं। अगर आप बिहार में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश में भी मनाते हैं, तीज का त्योहार हो गया, उगते सूरज की पूजा होती है। उसके बाद आपका करवा चौथ का व्रत हो गया, जिसमें आप चांद की पूजा करते हैं। तो पेड़ हो गए, पौधे हो गए, सूरज हो गया, चांद हो गया। फिर उसके बाद आपका कहीं पे भी अक्सर आप देखेंगे लोग पत्थरों की पूजा करते हैं। पत्थर लोग हाथ में पहनते हैं कि इससे शायद शुभता आएगी। तो इस तरह की चीजें लगातार चलती रहती हैं। तो हमारे यहाँ हर एक चीज की पूजा की जाती है। उसी क्रम में बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज हैं जो माउंटेन्स को सैक्रेड प्लेस मानती हैं और उसकी वर्शिप करती हैं। यहाँ तक कि आप जितने भी देवी माँ के धाम देखेंगे वो हमेशा अपने लोकल एरिया से कुछ ऊपर ऊंचाई पर बने होंगे। या तो वो किसी पठार में स्थित होंगे या वो नीचे के हिस्से से ऊपर होंगे। आसपास आपको पहाड़ का हिस्सा ही दिखेगा।
उसका भी रीजन ये रहा कि जितने भी साधु मुनि होते हैं वो भी शहर से दूर जाकर ही कहीं ना कहीं तपस्या करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप चाहे विंध्याचल ले लीजिए, चाहे मैहर ले लीजिए, चाहे आप वैष्णो देवी ले लीजिए, आप मतलब कहीं भी देखना शुरू करेंगे आसपास तो आपको दिखेगा कि वो जो मंदिर है किसी ऐसी जगह पर है, ऊंचाई पर है, और पहाड़ पे तो नहीं लेकिन पत्थरों की संरचना के ऊपर निर्मित है। तो ऐसे में ही एक उदाहरण दिया है जो कि माउंट एवरेस्ट की बात हो रही है, जो कि हाईएस्ट है माउंटेन है, कहां पर, वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन है, जिसे 8849 मीटर जिसकी हाइट है। और इसके कई नाम हैं, क्योंकि जब आप हिमालय की ही बात करते हैं तो ये इस तरह से है कि इधर भारत की तरफ भी है और पीछे उनकी तरफ भी है जो दूसरी कंट्रीज हैं। उसी कंटेक्स्ट में जो तिब्बतियंस हैं इसे चोमो लुंगमा बोलते हैं, चोमो लुंगमा नाम से बोलते हैं जो तिब्बतियन लोग हैं यहाँ पर, जिनका मतलब है मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड। साथ ही माउंटेन की पूजा करते हैं। नेपाली जो लोग हैं वो सागर माथा, मतलब सागर का माथा, समझ ही रहे होंगे, सागर माथा दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब है गॉडेस ऑफ द स्काई। अगेन माउंट कैलाश जो कि तिब्बत में है, इसको हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और बाकी भी जो कम्युनिटीज हैं इनके द्वारा पूजा किया जाता है। तो जितने भी आप मठ देखेंगे, जितनी भी चीजें आप देखेंगे वो सब माउंटेन्स में ही बनी मिलेंगी। तो माउंटेन्स का एक एस्पेक्ट तो ह्यूमन लाइफ से जुड़ा हुआ है, ह्यूमन लाइफ के साथ साथ ही कल्चर, सोसाइटी और उसके जो रिलीजियस एस्पेक्ट हैं इन सब से भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए जितने भी धार्मिक स्थान हैं वो आपको ज्यादातर पहाड़ों पर ही बने मिलेंगे, क्योंकि ये मान्यता रही है कि जो समतल भूमि है, समतल भूमि से ऊपर भगवान का मंदिर होना चाहिए और उनकी स्तुति की जानी चाहिए, क्योंकि भगवान को हमने इंसान से बड़ा माना है। क्या माना है कि भगवान हमारे क्रिएटर हैं। तो जो माउंटेन एरिया है हर जगह इसे सैक्रेड प्लेस के तौर पर भी देखा जाता है। तो आज की क्लास में हमने ये देखा कि जो माउंटेन के रीजन्स हैं वहां पर किस तरह के फ्लोरा एंड फौना है, कैसी वनस्पति है, कैसे पशु हैं, वहां पर लाइफ कैसी है, और साथ में ही हम उसको माउंटेन को सैक्रेड प्लेस मानते हैं। इसके जो आगे है प्लेटूज वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।